Hello दोस्तों, today we gonna continue from previous video. The introduction part of the decline of the Mughal Empire was completed. Today we gonna cover the later Mughal topic. So let's start. So जो आप आफ्टर जो औरंगजेब के जो मरने के बाद जो लोग रूलर्स के फॉर्म में आए उन्हें ही लेटर मुगल्स कहा गया। और वो सारे वीक रूलर्स थे जिनके अंदर जो मुगल्स की नोबिलिटी थी, मतलब उनका जो मुगल्स की जो करेज और ऑनर थी वो एक्सरसाइज कर रहे थे ये वीक रूलर्स। सो पहले हम कुछ जान लेते हैं सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब के बारे में, कुछ उनके जो 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 सक्सेसर आए उनकी टाइमलाइन जान लेते हैं। So later Mughals and their tenures. So first थे बहादुर शाह वन from 1709 to 1712 and Jahandar Shah from 1712 to 1713. Then after Farooq Shiar 1713 to 1719. After that Rafi ud Darjat February 28 to June 4, 1719. After that Rafi ud Daula June 6 to September 1719. After that Muhammad Shah, his another name is Rangila, 1719 to 1748. After that Ahmad Shah 1748 to 1754. After that Alamgir II 1754 to 1759. After that Shah Jahan III 1759 to 1760. After that Shah Alam II 1760 to 1806. After that Akbar II 1806 to 1837. And after that Bahadur Shah Zafar 1837, बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह टू 1837 to 1857. Now first we look at the Bahadur Shah 1. His another title was Shah Alam 1 from 1709 to 1712. Now आफ्टर 2 साल की इमर्जिंग विक्ट्री के बाद, जो कि लॉन्ग वार ऑफ सक्सेशन के बाद 63 ईयर के बहादुर शाह वन, जो जिनका नाम मोहम्मद मुआज़म था, उन्होंने मुग़ल थ्रोन को असेंड किया इन 1709। मतलब गद्दी पे बैठे और ही गेव हिमसेल्फ द टाइटल ऑफ शाह आलम। इनको जो शाह आलम का टाइटल मिला वो उन्होंने अपने आप को खुद दिया है। और ये जाने जाते हैं फॉर रिवर्सिंग सम ऑफ द कंट्रोवर्शियल एंड ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी। ये सब कुछ कंट्रोवर्शियल और ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी जो कि उनके पिताजी औरंगजेब की थी, उनको रिवर्स करने के लिए जाने जाते। उन्होंने एक टॉलरेंट एटीट्यूड अपनाया था टुवर्ड हिंदू chiefs and kings. He adopted a tolerant attitude toward the Hindu chiefs and kings. However, his policies toward Maratha chiefs remained unstable. लेकिन इनकी जो पॉलिसीज थी मराठा चीफ्स की तरफ वो अनस्टेबल थे, क्योंकि इन्होंने सरदेश मुखी को ग्रांट कर दिया था डेक्कन में। लेकिन इन्होंने इनकी पॉलिसी फेल्ड हो गई थी चौथ कोड ग्रांट करने के लिए, जो कि चौथ और सरदेश मुखी जो कि एक तरह का टैक्स है जो कि मुगल्स लेते थे उस समय। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया था शाहू जी महाराज को, जो कि मराठा चीफ थे, एज द पेशवा, which led to the fight for supremacy between Tarabai and Shahu over the Marathas kingdom. सर सिडने ओवेन, उन्होंने ये कहा, उनके अनुसार बहादुर शाह वन लास्ट एम्परर थे जिनके हित में बहुत सारी चीज़ें रही। और आफ्टर दैट डिक्लिनेशन ऑफ मुगल एम्पायर only shows the political weakness, से political weakness और powerlessness of later मुगल एम्पर दिखी। और बहादुर शाह ही पहले और आखिरी लेटर मुगल रूलर थे जिन्होंने एबॉलिश किया था जजिया को, एज वेल एज द पिलग्रिमेज टैक्स जो कई जगह पे लगते थे, जैसे कि हिंदुओं पे, क्रिश्चियनीज पे, वैसे। और ये जो बहादुर शाह वन थे, ये मतलब कंक्लूडिंग सक्सेसफुली हुए, कंक्लूड करने की पीस के साथ
सिख के साथ जो पीस था उनको कंक्लूड करने में मतलब सक्सेसफुल हुए बाई साइनिंग अ ट्रीटी विद गुरु गोविंद सिंह. So, according to this treaty, a high mansab was granted to गोविंद सिंह. गुरु गोविंद सिंह जो कि सिख के 10th गुरु थे, उनको एक हाई मनसब का ग्रांट किया गया है. लेकिन आफ्टर इनके गुरु गोविंद सिंह के डेथ के बाद जो सिख थे वो अगेन रिवोल्ट किए अगेंस्ट द मुगल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर, हु इज़ द 11th लीडर. एंड नाउ ये जो बहादुर शाह वन थे, ये ही ऑल्सो सेड टू बी इन पीसफुल टर्म्स विद द बुंदेला chiefs Chhatrasal and the Jat chief Chudaman, who joined him in the campaign against Bunda Bahadur. ये ऑल्सो पीसफुल टर्म्स रखते थे बुंदेला चीफ छत्रसल एंड जट चीफ चौड़ामन, जिन्होंने ज्वाइन किया था कैंपेन अगेंस्ट बंदा बहादुर, जो रिवॉल्ट स्टार्ट हुई थी अगेंस्ट बंदा बहादुर. सुना, बहादुर शाह वन, उन्होंने बहुत ट्राई किया इम्प्रूव करने का जो डेट्रियोटिंग इकोनॉमिक कंडीशंस थी उनकी एम्पायर की, जिस बट ही ग्रांटेड जागीर्स और टू द नोबल्स and indiscriminating manners in order to appease them. However, this step further ruined the health of economy as this granted led to the shortage of jagirs. बहादुर शाह वन ने इनडिस्क्रिमिनेट मैनर में जागीर्स को ग्रांट किया नोबल्स के लिए, ताकि वो अपीज हो सके, मतलब उनसे खुश हो सके. जो लेकिन ये स्टेप जो थी वो फर्दर रूइंड कर दिया हेल्थ, उनकी इकोनॉमी के हेल्थ को, उनकी एम्पायर की इकोनॉमी के हेल्थ को, जो कि ग्रांट मतलब उनको एक तरह से लेड किया टू द शॉर्टेज ऑफ जागीर्स. So after his death in 1712 resulted in war of succession among princes which ended in civil war. After his death in 1712 resulted in war of succession among princes which end in civil war. Now during his tenure of Bahadur Shah I, Kafi Khan, who is a historical writer, he written a book Muntakhab al-Lawab in Persian, and in English it is meaning is that the history of India, in which he mentioned Bahadur Shah I with Sultane Bekhabar. He mentioned Bahadur Shah I with, or mentioned or granted title to Bahadur Shah I as a Shah-e Bekhabar, Sultane Bekhabar or Shah-e Bekhabar. You can say. Now after his death, now son of Bahadur Shah I, he has four sons: Jahandar Shah, Azim Ul Shah, Rafi Ul Shah and San Shah, from which Jahandar Shah became rulers, and in 1712 to 1713 he ruled. Now जहेंद्र शाह, तो इनका जो समय था, ये इनके समय में एक नया तरह का ट्रेडिशन आया किंग मेकर्स का, नोबल्स का, जो कि एक किंग मेकर्स थे वो इमर्ज्ड हुए थे उस समय में, और जो कि एक तरह से डायरेक्ट सीकर्स थे पावर के, मतलब वो पावर को रखते थे और प्रिंसेस को एक तरह से पॉन के तरह में यूज़ करते थे. मतलब पॉन मतलब, और यू में से पपेट के तरह यूज़ करते थे. और वो एक तरह नोबल्स जो थे वो एक तरह से कैप्चर कर लेते थे एक बड़ी गद्दी इन द ऑथोरिटी. सो नाउ इन द वार ऑफ सक्सेशन फॉलोइंग द डेथ ऑफ बहादुर शाह, जहेंद्र शाह जो था वो एक लेस एबल था, मतलब वो एक सबसे कमज़ोर और सबसे लेस एबल था, सबसे कम खूबी थी उसमें एक राजा बनने में उन बाकी के चारों बेटे में से. लेकिन फिर भी वो जहेंद्र शाह राजा बना, विक्ट्री किया, क्योंकि उसे सपोर्ट किया जा रहा था एक नोबल मैन के द्वारा कि, और यू में से किंग मेकर के द्वारा जुल्फ़िकार खान, जो कि एक मोस्ट पावरफुल नोबल था एट दैट टाइम. सो जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन था वो एक वर्चुअली हैंड में था जुल्फ़िकार खान के, जिसमें जहेंद्र शाह रेन कर रहा था, राजा बना हुआ था, गद्दी चला रहा था. बट ही और लेकिन
जो जुल्फ़िकार खान था उसे एक अपॉइंट किया गया पोजीशन वाजीर का, जो कि एक प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट होता है, एज अ रिवार्ड बाय जहेंद्र शाह। ना जहेंद्र शाह एक जो है वो डीजेनरेट और इनकम्पिटेंट रूलर था। डीजेनरेट और इनकम्पिटेंट रूलर था जो कि फेल्ड हो गया था रिकनसाइल करने के लिए रिबल फैक्शंस पे। सो लेकिन फिर भी यहाँ पे जुल्फ़िकार खान ही सारा चीज़ संभाल रहे थे। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जुल्फ़िकार खान ही रूल कर रहा था ऑन द बिहाफ ऑफ नॉमिनल किंग जहेंद्र शाह। Now, Jahandar Shah makes some policies. He tried to win the support of Rajput rulers. Now, this can be inferred by the fact that he conferred the title of Mirza Raja Savai upon Jai Singh of Amber, Jaipur, and Malwa was placed under his governorship. Now, similarly, Ajit Singh of Marwar, Jodhpur was granted the title of Maharaja and he was made the governor of Gurjat. जुल्फ़िकार खान थे उन्होंने ग्रांटेड किया सरदेश मुखी एंड चौथ को टू द मराठा सरदार्स ऑन अ कंडीशन दैट दिस टैक्सेस वुड बी कलेक्टेड बाय द मुगल ऑफिसर्स एंड देन वुड बी ट्रांसफर टू मराठा स्टेट। दिस वाज अडॉप्टेड टू पेसिफाई द मराठास। ये अडॉप्ट इसलिए किया गया क्योंकि ये चाहते थे मराठास को अपनी तरफ ला सके ना। तो जो रेबल्स थे जो लाइक जड्स were brought under control by some policies and he also made peace with Bundelas। बुंदेलास से भी उन्हें पीस कर लिया। Now Sikh under Banda Bahadur remained hostile toward the Mughal as Jahandar Shah like his predecessors continued the practice of violent suppressions of the Sikh। लेकिन बंदा बहादुर जो कि एक हॉस्टाइल था टुवर्ड द मुगल्स उसको सप्रेस किया गया सिख। और इन्होंने ट्राई किया कि रिफॉर्म कर सके मुग़ल जो जुल्फ़िकार खान थे ऑन द बिहाफ ऑफ जहेंद्र शाह। इन्होंने ट्राई किया कि मुग़ल इकनॉमी को इम्प्रूव कर सके बाय एग्जिस्टिंग द मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम। ही इवन ऑर्डर्ड द मनसबदार्स टू कीप अ डेफिनेट proportion ऑफ द सोल्जर्स अंडर दैम। उन्होंने मनसबदार को एक डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ सोल्जर का राइट्स दे दिया। और ही ऑल्सो स्टार्टेड अ न्यू फार्मिंग कॉल्स इजारा इज़्ज़तदारी सिस्टम और इजारा सिस्टम, जिसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट मेड किया जाता है और साइन किया जाता है बिटवीन मिडल मैन एंड द रेवेन्यू फार्मर फॉर पेइंग अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स to the government, giving them the liberty to collect revenue as per will, oppressing the peasantry to a great extent। जिसमें कि गवर्नमेंट जो है वो एक मिडल मैन को अपॉइंट करती है और उन्हें एक तरह से लिबर्टी दे देती है इससे कि वो टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं और रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं एट द लमसम अमाउंट ऑफ सम which governor take from middleman, and middleman is free giving them and middleman has the liberty to collect taxes from revenue। So now the peasants are oppressed by the middlemans। Now this also creates some types of hates in their mind। now however this system improvised the condition of peasant। लेकिन ये सिस्टम जो था वो इम्प्रोवाइज किया peasants की conditions को, जो कि मिडल मैन एक्सट्रैक्ट कर रहे थे हाई अमाउंट एक तरह से टैक्स फ्रॉम गवर्नर फ्रॉम द फार्मर। तो लेकिन जो ये पीजेंट थे वो ब्रंट हो चुके थे ऑन द न्यू एक्सपेरिमेंट रादर देन द लैंड ओनर और द मिडल मैन। सो जो पॉलिसी जो एक फिक्स रेट वाली आई फ्रॉम इनिशिएटेड बाय द टोडर मल was inverted by Zulfikar Khan। Thank you।